हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप जून क्लासेज। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में बिहार एसएससी ने इंटर स्तरीय पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसका आवेदन 27 सितंबर से शुरू होने वाला है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, जैसे बिहार दरोगा, बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम होगा, बिहार बीपीएससी शिक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस सब एग्ज़ाम को देखते हुए बिहार स्पेशल जीके का सीरीज चलाया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट अगर बिहार स्पेशल जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आगामी जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी एग्ज़ामों की तैयारी कराई जाएगी। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जो भी जीके जीएस का पोर्शन है, करंट अफेयर्स, सभी सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज कवर किया जाएगा। तो चलिए, ये बिहार स्पेशल जीके का सीरीज चल रहा है। इससे पहले एक लेक्चर अपलोड कर दिया गया है, जिसमें 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को पढ़ा दिया गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे 101 से लेकर 200 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि इस लेक्चर में हम लोग 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो स्पेशल बिहार जीके की क्वेश्चन होगी, बिहार स्पेशल जीके होगा। और ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो चलिए, मैं ऑप्शन को पढ़ देता हूँ। इसके लिए 4 ऑप्शन है कि दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और इनमें से किसी के साथ नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। इसके लिए 4 ऑप्शन है, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार। तो वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो बिहार से किया था। कहाँ से किया था? बिहार से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कुंवर सिंह राजा थे, यानी कि कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, ये आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन है कि हमीरपुर, रामपुर, जगदीशपुर और धीरपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जगदीशपुर। कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के राजा थे। चलिए आगे देखते हैं। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें कौन था। यानी कि कुंवर सिंह के विरुद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक कौन था, ये आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन है मिलमैन, कैप्टन डनवर, लुगार्ड और कैप्टन ली ग्रांड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन डनवर। क्या हो जाएगा? कैप्टन डनवर। देख लीजिए, इसमें कुछ और भी दिया हुआ है कि दानापुर से दनवर की सेना आरा की ओर बढ़ी और 29 जुलाई 1857 को आरा के आराम बाग के निकट आम के बाग में क्रांतिकारी और अंग्रेजी सेना में संघर्ष हुआ और इसमें डनवर मारा गया। अंग्रेजों को भागना पड़ा था। तो 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध में डनवर ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, जिसमें आरा के आराम बाग के निकट बाग में जो है इन दोनों सैनिकों का लड़ाई हुआ, जिसमें डनवर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की प्रचलित कला क्या है? मधुबनी, अवधी, मुगल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुबनी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व है दुर्गा पूजा, बैसाखी, छठ पूजा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छठ पूजा। अगर आप लोग को आंसर आता है तो आंसर जरूर कमेंट में कीजिए। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? मधुबनी, मुगल और पिछवाई और श्रीरंगम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मधुबनी। सोनपुर मेला को कहते हैं, सोनपुर मेला को और किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन है हरिहर क्षेत्र का मेला, जानकी नवमी मेला,
सौराठ मेला, वैशाली मेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हरियर क्षेत्र का मेला। निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? तो बिहार का लोक नृत्य आपको बताना है झाली, गरबा, कर्मा और जट जाटिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जट जाटिन जो है बिहार का लोक नृत्य है। ये आपको याद रखना है, बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? तो बताना है कि पद्मश्री सीता देवी जो है किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी। तो शास्त्रीय नृत्य की, मधुबनी पेंटिंग की, मैथिली सिनेमा की या भोजपुरी सिनेमा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग की। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नौ नालंदा महाविहार जो है किसके लिए विख्यात है ये आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन है महावीर का जन्म स्थान, संग्रहालय, पाली अनुसंधान संस्थान और ह्वेनसंग स्मारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ह्वेनसंग स्मारक के लिए नौ नालंदा महाविहार जो है प्रसिद्ध है या विख्यात है। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है गया, रांची, देव और बोध गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देव। ये देव औरंगाबाद में पड़ता है। औरंगाबाद में देव में जो है सूर्य मंदिर है। और इस सूर्य मंदिर की खासियत क्या है कि सभी जितने भी सूर्य मंदिर होते हैं उसका गेट पूरब की ओर होता है, लेकिन इस सूर्य मंदिर की गेट जो है पश्चिम की ओर है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। इसके लिए ऑप्शन है जमींदारों का जमीन पर अधिकार, भू राजस्व का, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, राजस्व निर्माण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। इसके लिए 4 ऑप्शन है एकीकृत समुदाय, रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान, चरमपंथी समूह और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एकीकृत समुदाय। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, राम सिंह, बाबा रामचंद्र और बिरसा मुंडा। तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी कि महात्मा गांधी। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था ये आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं 1921, 1922, 1923 और 1925। तो सही आंसर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1921। गांधी जी ने अपने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से स्टार्ट किया था? इसके लिए 4 ऑप्शन है पटना, बेतिया, चंपारण और छपरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंपारण। चलिए अगला क्वेश्चन है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके लिए ऑप्शन है चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस.एन. बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चित्तरंजन दास। बिहार कांग्रेस, अगला क्वेश्चन है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था यानी कि कब हुआ था आपको ईस्वी बताना है, किस सन में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1931 में। कब हो जाएगा? 1931 में। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो जो चौकीदारी कर के विरुद्ध में आंदोलन हुआ था वो किस आंदोलन का एक हिस्सा था ये आपको बताना है। तो इसमें आंदोलन का नाम दिया गया है असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चौकीदार कर के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में
भाग लिया था। ठीक है, तो उस क्रांतिकारी का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके सामने फणींद्र नाथ घोष, भगत सिंह, अजय घोष और ज्योतिन्द्र नाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फणींद्र नाथ घोष। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था, ये आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिनकठिया। ऑप्शन ए सही होगा, ये सभी को पता होगा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो है किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है पटना से, शाहाबाद से, भागलपुर से या चंपारण से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पटना से थी। यहाँ पे देख लीजिए प्रभावती देवी के बारे में कुछ विशेष फैक्ट दिया गया है कि प्रभावती देवी बिहार से एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। तो कौन थी प्रभावती देवी? तो ये जयप्रकाश नारायण की जो है पत्नी थी। प्रभावती देवी का स्वतंत्रता संग्राम क्षेत्र पटना था, याद रखना है ये। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो मुंगेर को राजधानी बनाने वाले नवाब का आपको नाम बताना है। अली वर्दी खां, कासिम अली खां, मीर जाफर और सिराजुद्दौला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कासिम अली खां। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? तो किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने नायब दीवान नियुक्त किया, ये आपको बताना है। ओमी चंद, मानिक चंद, सिताब राय और राय दुर्लभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिताब राय को। किसको? सिताब राय को। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है गोल घर का निर्माण हुआ था। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, ये आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि पीर अली खान। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो 1830 के दशक में पटना नगर क्या चीज़ का केंद्र था? बहावी आंदोलन का, सन्यासी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बहावी आंदोलन का। 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया मुजफ्फरपुर छपरा, चंपारण मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण और मधुबनी एवं बेगूसराय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण और मुजफ्फरपुर। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, ये बताना है। एवाज को, नसरुद्दीन मोहम्मद को, मलिक जानी को और अली मदीन को। सही इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मलिक जानी को। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो कब मिला लिया था अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 1576 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? शेरशाह ने, जहांगीर ने, बादशाह अकबर ने, शाहजादा परवेज ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह ने। क्या होगा? शेरशाह ने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर को बसाया था। मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि शेरशाह सूरी ने।
मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? तो मुगलों के जब पतन हुआ, मुगल का पतन हो गया, उसके बाद बिहार जो है ना बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो कब की, ये आपको बताना है डेट। इसके लिए 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 12 अगस्त 1765 को। किस शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? तो किस शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः आंशिक रूप से स्थापित हो गई, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हम डायरेक्ट आंसर को बोल रहे हैं। अब ऑप्शन डी, यानी कि शेर शाह सूरी के शासनकाल में। दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली की स्थापना जो है लिच्छवी वंश के द्वारा किया गया था। किस वंश के द्वारा? लिच्छवी वंश के द्वारा। बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? तो बिंबिसार शासक जो थे ये वैवाहिक संबंध बनाकर भी अपने राज्य का विस्तार करते थे। तो क्वेश्चन में ये आपको बताना है कि इसने किस राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। इसके लिए कौशल, विदेह, मद्र और वजीर लिच्छवी 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विदेह के साथ। राजकुमारी चहलना कौन थी? तो ये वजीर लिच्छवी की राजकुमारी थी। देख लीजिए इसके बारे में फैक्ट। तो चलना लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी और वहाँ के शासक चेतक की बहन थी। लिच्छवी कौन थी? तो जो लिच्छवी कौन थी? तो ये चेतक की बहन थी और यह हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की दूसरी पत्नी थी। तो चलना जौन थी बिंबिसार की दूसरी पत्नी थी और यह चेतक की बहन थी। निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? तो क्या हो जाएगा, अभी आप ऊपर देखे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था, वो जगह बताना है। तो वैशाली में, राजगीर में, अंग में या पाटलिपुत्रा में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजगीर में। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन थी? तो मगध की प्रारंभिक प्रथम जो राजधानी थी वो क्या थी? गिरिव्रज थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो किसने किया था? सबसे पहले उदयन ने जो है पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में चयन किया था। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासक स्थापित हुआ? तो उदयन के बाद उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ, ये आपको बताना है। चलिए इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश और शिशुनाग वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शिशु वंश, सॉरी शुंग वंश। क्या है? शुंग वंश। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसके लिए अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण और ऋग्वेद 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाने वाले शासक का नाम बताना है। तो उस शासक का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है कितने अधिकरणों में विभाजित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 15 अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य जो था किसका प्रधानमंत्री था? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त, अशोक और अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। जिनके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसमें हुआ है ये आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन है भास, अश्वघोष, विशाखादत्त और क्षुद्रक। तो इसका सही आंसर है विशाखदत्त। विशाखदत्त में चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ना विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने किया था। तो मगध में मौर्य वंश की शासन का स्थापना किसने किया था ये आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन है सम्राट अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो सिकंदर महान का समकालीन कौन था ये आपको बताना है। तो महापद्मानंद ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, सुकल्प और घनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महापद्मानंद। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के बाद किस शासक ने शासन किया ये आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, गुप्त और शुंग वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि मौर्य वंश। अब देख लीजिए मगध पर शासन जो है, शासन का क्रम था किस तरह से था। तो सबसे पहले बृहद्रथ वंश था, हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था, फिर मौर्य वंश था और तब जाकर शुंग वंश था। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन है आपको बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, महापद्मानंद। तो किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा था। एकराट का मतलब होता है एकमात्र सम्राट। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा महापद्मानंद। महापद्मानंद को भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता के रूप में वर्णित किया गया है। पुराणों में उसे एकराट कहा गया है जिसका अर्थ होता है एकमात्र सम्राट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख पियदर्शी या देव नाम प्रिय के रूप में किया गया है। तो इसके लिए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त और अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। और यहाँ पे प्रियदर्शी का मतलब होता है कि सुंदर दिखने वाला, और देव नाम प्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देव नाम प्रिय का मतलब है कि देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी का मतलब होता है दिखने में सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्वेश्चन ये है। और इसके लिए ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन विक्रमादित्य किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसके लिए समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम, 4 ऑप्शन है। अगर सही आंसर आपको पता है तो सेंड कीजिए। चलिए इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज स्थापित हुआ ये आपको बताना है। और इसमें ऑप्शन है शंख वंश, शुंग वंश, सतवाहन वंश, कुषाण वंश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया, शुंग वंश। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। इसके लिए 4 ऑप्शन है बीएन मिश्रा, प्रिंसेप, एचडी शौकलिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि प्रिंसेप। प्रिंसेप ने ही अशोक के ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था।
अगला है कि केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। इसके लिए 4 ऑप्शन है कि मस्की का लघु शिलालेख, भाम्ब्रू शिलालेख, रानी का स्तंभ लेख और रूमिन देई अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मस्की का लघु शिलालेख। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। तो सीता भूमि का मतलब होता है कि जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली भूमि, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, ये आपको बताना है और इसके लिए 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किसमें उपलब्ध है ये आपको बताना है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, दिव्यावंदन, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। आगे है कि बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। तो इसके लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है, आप बताइए अगर आपको पता है। चलिए इसमें जो है पहला ऑप्शन है कि पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। दूसरा ऑप्शन है पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम। तीसरा है गया, नालंदा, बोध गया, सासाराम क्षेत्र और गया, बोध गया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में जो है बांगर मिट्टी मिलती है। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? तो इसके लिए ऑप्शन है गंगा, पुनपुन, फल्गु और सोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सोन नदी पर जो है बिहार का सबसे लंबा रेल पुल बना है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग। चलिए ऑप्शन है 15%, 17%, 19% और 23%। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 17%। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? द इंडियन नेशन, डॉन, प्रभाकर, पंजाब केसरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि द इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है पटना से होता है। बिहार की मुख्य खदान फसलें हैं। तो इसके लिए देख लीजिए ऑप्शन, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि चावल, गेहूं और मक्का जो है बिहार की मुख्य खदान फसलें हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में जो है किस नदी से पानी आता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंडक नदी से। निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? किस दो नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से हुआ है? ताप्ती और नर्मदा। चंबल, बेतवा, सोन, बेतवा, नर्मदा और सोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नर्मदा और सोन का जो उद्गम स्थान है अमरकंटक है। बिहार में पहली बार किसके द्वारा राज्य आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है नीतीश कुमार, सुशील मोदी, लालू प्रसाद और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सुशील मोदी। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। तो प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो नरेगा योजना का जो खर्च होता है केंद्र और राज्य में जो है 90:10 के अनुपात में वहन किया जाता है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि के लिए, भारी उद्योग के लिए, बाढ़ के लिए और सूखा के लिए। तो इसका सही आंसर है बाढ़ के लिए। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए और दक्षिणी बिहार सूखा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? तो मखदूम कुंड जो है ना राजगृह में स्थित है।
अगला है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो जो बोधि वृक्ष है अपने वंश की चतुर्थ पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का? चतुर्थ पीढ़ी का। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? महावीर स्वामी है। और महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में, यानी कि ऑप्शन सी सही है। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाह प्राप्त किया था। तो महावीर ने निर्वाह प्राप्त कहाँ किया था ये आपको बताना है। ऑप्शन है वैशाली, राजगिरी, नालंदा और पावापुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पावापुरी। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो पटना में जो है आपका गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन है पटना, गया, जमुई और दानापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया में। विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है? गया में है। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। तो कहाँ है आपका गर्म जल का अनेक स्रोत? देव में, पावापुरी में, राजगीर में या बिहार शरीफ में। तो सही आंसर हो जाएगा राजगीर में। राजगीर में जो है गर्म जल का अनेक स्रोत हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध सभा आयोजित कहाँ किया गया था ये आपको बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर में। राजगीर में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। राजगिरी का पुराना नाम क्या है। तो राजगिरी का पुराना नाम क्या है? तो गिरिब्रज है। क्या है? गिरिब्रज। पटना स्थित गोल घर का निर्माण कब हुआ था। इसके लिए ऑप्शन है, देख लीजिए। 1786, 1756, 1776 और 1796। तो पटना स्थित गोल घर का निर्माण जो है 1786 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। तो याद रखना है गोल घर का निर्माण 1786 में। बिहार का अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन है कैमूर, नालंदा, सहरसा, पूर्णिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कैमूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी कराया गया था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन है लखीसराय, शेखपुरा, सिहोर और अरवल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शेखपुरा। शेखपुरा जो है बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान क्या है? भारत में प्रथम है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है बिहार ही है। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है। तो बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 61.8%। बिहार के 61.8% लोग ही साक्षर हैं। यहाँ पे देख लीजिए कुछ विशेष फैक्ट है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार 61.8% में सबसे कम साक्षरता है। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 65.3% लोग साक्षर हैं। और उसके बाद आता है राजस्थान, जहाँ पे 66.1% है। तो सबसे कम साक्षरता बिहार का है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद राजस्थान। आगे देखिए कि केरल जो है भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर 94% है। तो केरल की साक्षरता दर कितना है? 94 है। और यह भारत में सबसे साक्षर राज्य है। सबसे साक्षरता जो है केरल का ही है सबसे ज़्यादा। इसके बाद लक्षद्वीप में 91.8% और मिजोरम में 91.33% साक्षरता दर है। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला। तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? इसके लिए ऑप्शन है मधेपुरा,
सारण, सिवान, सहरसा। तो सही आंसर हो जाएगा सहरसा। सहरसा में जो है ना सबसे कम महिलाएं शिक्षित हैं। बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितना है? बिहार में अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। ऑप्शन है 7.5%, 15.3%, 1.3% और 11%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। तो सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला क्या है? इसके लिए ऑप्शन है रोहतास, लखीसराय, सुपौल और गोपालगंज। तो सबसे अधिक महिला साक्षरता कहाँ की है? रोहतास की। और बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला भी रोहतास ही है। आगे है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है। तो जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार की जनसंख्या तीसरे स्थान पे है पूरे भारत में और क्षेत्रफल के अनुसार बिहार जो है 12वां राज्य है। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसके लिए ऑप्शन है सीतामढ़ी, मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर। तो इसका सही आंसर है मुंगेर। क्या है? मुंगेर। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या कहाँ है? तो मुंगेर में है। बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? तो बिहार का वह जिला बताना है जहां महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों से भी अधिक है। इसके लिए ऑप्शन है दरभंगा, सिवान, गोपालगंज और सारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपालगंज, जहां जो है पुरुषों से अधिक महिलाओं की जनसंख्या है। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? इसके लिए ऑप्शन है बंगाल, मद्रास, पंजाब और बिहार, उड़ीसा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि बिहार और उड़ीसा से लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। आगे है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? राज्यपाल, महाधिवक्ता, विधान परिषद और विधानसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता जो है विधानमंडल का अंग नहीं है। किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी है? ये आपको बताना है। किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी है? राजगिरी, पटना, बिहार शरीफ और गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ। बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या है? उदंतपुरी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इंडिका का लेखक कौन है? तो आपको बताना है। इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इंडिका का लेखक कौन है ये आपको बताना है कमेंट करके। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। और आज जो है ये बिहार जीके सीरीज का दूसरा लेक्चर था। फिर डेली एक एक लेक्चर जो है अपलोड किया जाएगा। आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए जो है इस लेक्चर को चलाया जा रहा है और इसके साथ साथ करेंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ की भी क्लासेज ली जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी आप आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।